ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్న కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ భారత్లో ఎంటర్ అయింది. ఈ వేరియంట్ కేసుల్ని మన దేశంలో గుర్తించినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. విదేశాల నుంచి కర్ణాటక వచ్చిన ఇద్దరిలో ఈ వేరియంట్ బయటపడినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. కర్ణాటకకు వచ్చిన వీరిద్దరికీ తొలుత కోవిడ్ పాజిటివ్ నిర్ధారణ కావడంతో ఆ నమూనాలను జీనోమ్ సీక్వెనింగ్ విశ్లేషణ కోసం పంపించారు. తాజాగా వారిద్దరిలో ఒమిక్రాన్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఇక ఒమిక్రాన్ వెలుగు చూసిన ఇద్దరిలోనూ తీవ్రమైన లక్షణాలేమీ కనిపించడం లేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అవగాహన, అప్రమత్తత అత్యవసరం అంటున్నారు. మాస్క్ ధరించడం, భౌతిక దూరం పాటించడం మరవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. అందరూ తప్పనిసరిగా 2 డోసుల టీకా తీసుకోవాలని కోరారు. జీనోమ్ సీక్వెనింగ్స్ కోసం 37 ప్రయోగశాలలు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఒమిక్రాన్ ఉన్న దేశాల నుంచి వచ్చే వారికి ఆర్టీపీసీఆర్ తప్పనిసరి చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ పరీక్షల్లో పాజిటివ్ వస్తే ప్రత్యేక చికిత్సకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వివరించారు. పరీక్షలో నెగిటివ్ వచ్చినా సరే వారం రోజుల పాటు క్వారంటైన్లోనే ఉంచనున్నట్లు తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే దక్షిణాఫ్రికాలో తొలుత వెలుగు చూసిన ఈ వేరియంట్ ఇప్పటికీ 29 దేశాలకు విస్తరించిందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. అంతేకాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 373 ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదైనట్లు వెల్లడించింది. దక్షిణాఫ్రికాలో అత్యధికంగా 183 ఒమిక్రాన్ కేసులు వెలుగు చూడగా బోట్స్వానాలో 19, నెదర్లాండ్స్లో 16, హాంకాంగ్లో 7, ఇజ్రాయిల్లో 2, బెల్జియంలో 2, యూకేలో 32, జర్మనీలో 10, ఆస్ట్రేలియాలో 8, ఇటలీలో 4, డెన్మార్క్లో 6, ఆస్ట్రియాలో 4, కెనడాలో 7, స్వీడన్లో 4, స్విట్జర్లాండ్లో 3, స్పెయిన్లో 2, పోర్చుగల్లో 13, జపాన్లో 2, ఫ్రాన్స్లో 1, ఘనాలో 33, దక్షిణ కొరియాలో 3, నైజీరియాలో 3, బ్రెజిల్లో 2, నార్వేలో 2, అమెరికా, సౌదీ అరేబియా, అలాగే ఐర్లాండ్, యుఏఈలో ఒక్కో కేసు చొప్పున నమోదైంది. दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है, और उसके लिए और एविडेंस की ज़रूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इम्पैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी, या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक, जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयाँ हैं, वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इम्पैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, या पब्लिक हेल्थ मेजर जो हम ले सकते हैं उनका इम्पैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो जो डिजीज़ की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज़ की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं,
वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रिडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वाशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से हैं पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शस हो। और जो ये वायरस होता है जहाँ पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफ़ी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है जिसको फर्दर एनालाइज करने की ज़रूरत है, जिसको फर्दर और समझने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विज़ावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की ज़रूरत है, इसको और एविडेंस के द्वारा हमें इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। और